हर प्रोफेशन में पूरे भारत में हर शास्त्र उल्लू बैठा, मैं क्या बताऊँ। सही ताकत निभाने में है, छोड़ के जाने में नहीं है। मुझे हर जगह रिजेक्शन मिलता है। कुश्ती में आ तो रिजेक्ट किया गया, फिर मैं मोटिवेशनल स्पीच में आ रिजेक्ट किया गया, फिर टीवी पे आ तो रिजेक्ट किया गया। उनकी जिंदगी में मैं ही उनका अकेला दोस्त हूँ, जिनकी उनकी दुनिया मेरे से स्टार्ट होती है, मेरे पे खत्म होती है। सही काम की अपॉर्चुनिटी फिर आपको मिल जाए और वो क्लिक हो जाए तो एक मौका आपको बड़ा बना देता है। प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो वहाँ पे मुझे बहुत तुक्का लगा। मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। एमएमए आया तो मैं फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया, और इस एज में एमएमए करने वाला तो वर्ल्ड का पहला इंसान है। मेरा पहला सवाल आपके करियर से जुड़ा है कि आप एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, एमएमए फाइटर भी हैं, इन सब के साथ आपने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। वो क्या चीज थी जो आपको एक्टिंग की ओर खींच लाई? मैं सच बताऊं, मुझे खुद ही पता नहीं कि कैसे मैं रेसलिंग में आया, कैसे मैं बाकी चीजों में आया। देखो, वो भगवान जी एक रास्ते बना रहे हैं और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। जो परमात्मा को लग रहा है ना कि भाई ये चीज है, और उस चीज के अनुसार मैं आ जाता हूँ। मगर मैंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि ये करना है या वो करना है। वो जो रास्ते बना रहे हैं मैं उसको फॉलो करता जा रहा हूँ। तो रेसलिंग में शो बन रहा था तो एक दिन मैं पहुंच गया, और वो मेरा लक था कि बाहर से रेसलर आए थे। मैंने फिर इवन मैं सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, हम सब साथ एक जगह ट्रेनिंग करते थे जी। तो फिर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, इतनी चीजें हैं। तो कोई एक शो आता है 100% दे दनादन कलर्स चैनल पे 2010 में, तब तो आप बहुत छोटे हो गए। तब ये मुझे लेके आए थे, मुंबई लेके गए, बाहर लेके गए, यहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, तो ये सब था। सर, आप जल्दी नागराज मंजुली के साथ मूवी में भी नजर आने वाले हैं जिसमें आप एथलीट की भूमिका अदा करेंगे। तो इस फिल्म के बारे में आप कुछ बताइए कि आपका किरदार इसमें कैसे होने वाला है, और इस फिल्म की क्या चीज ऐसी थी जिसने आपको हाँ कहने पर मजबूर कर दिया? जी, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा कि एक मैं लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ जरूर काम कर रहा हूँ, अगर मैंने एक एनडीए साइन कर रखा है। मैं एक फिल्म करने वाला था श्याम बाबू के साथ, श्याम बेनेगल के साथ में, श्याम बेनेगल जी के साथ में, इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक बना रहे थे, और उसमें मैं मेन किरदार कर रहा था। उसके लिए मराठी सीखना स्टार्ट कर दिया, बाकी काफी चीजें करी, मगर वो किसी कारण से वो नहीं जा पाई। फिर मुझे पता चला कि भाई एक्चुअली सिनेमा क्या है। पहले तो कुछ आप काम करते हो रोजी रोटी के लिए, कुछ काम करते हो कि भाई ये सब। बाद में मुझे पता चला, मैंने एक दो सुपरस्टार को मना ना भी कहा क्योंकि नेगेटिव रोल था और उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। तो अब पता चला कि भाई काम सही क्या है। तो मेरा मानना ये है कि जब अच्छा मौका मिलेगा तो अच्छा काम करो। कोई ऐसा काम करो कि भाई आपको हम उसको 8-10 साल बाद भी बैठ के देखे तो हमें प्राउड फील हो कि हमने अच्छा काम किया था। आई बिलीव इन दिस। तो सर, आपने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया, वेदर इट्स करियर या कुछ भी। तो आप मतलब ऐसा क्या चीज है जो आप अभी भी हासिल करना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि आपको नहीं, वो चीज अभी मिलनी चाहिए अपनी जिंदगी में? मैं सच बताऊं कि मैं तो जीरो पे खड़ा हूं, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, मैं तो ये सोचता हूँ। और जैसे इंटरटेनमेंट में आया तो जैसे स्पोर्ट्स का एक पीक होता है कि भाई आप देश के लिए खेलो या कुछ करो, तो देश के लिए खेलने का मौका मिला। फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो वहाँ पे मुझे बहुत तुक्का लगा। मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। या एमएमए आया तो मैं फर्स्ट मेल रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया, और इस एज में एमएमए करने वाला तो वर्ल्ड का पहला इंसान है। फिर मुझे लगता है कि जब यहाँ इंटरटेनमेंट में आ गए तो यहाँ पे कुछ नोटेबल करके जाओ। तो पहले मुझे पता नहीं था, फिर मुझे पता चला। अब मेरी जब मैं प्रकाश झा साहब के या इन सब के टच में आया, प्रकाश झा साहब मेरे बहुत एक वन ऑफ द गाइड भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। तो जब इन सब के आप उसमें आते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि भाई काम सही क्या है, और सही काम की अपॉर्चुनिटी फिर आपको मिल जाए और वो क्लिक हो जाए तो एक मौका आपको बड़ा बना देता है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि एक मौका बड़ा बना देता है, तो आपके करियर में वो मौका कब रहा और कौन सा रहा, आप ये शेयर कर सकते हैं? मतलब जिस चीज ने आपकी जिंदगी पूरी बदल दी लाइफ में। मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपने पैर पर खड़ा हो गया था रूमेटिक अर्थराइटिस से। हाँ जी। उसने मेरी जिंदगी चेंज की थी, क्योंकि डॉक्टर ये बोलते थे कि बीमारी 6 महीने खत्म, मतलब 6 महीने मुश्किल जिंदा रहूंगा, डेथ के साथ जाते। मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। अगर मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी होती, शहर की होती, तो हार मान जाती। वो इसलिए उसने कभी हार नहीं मानी, वो लगी रही। वो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। फिर टर्निंग पॉइंट मुझे हर जगह रिजेक्शन मिलता है। चाहे जब मैं कुश्ती में आ तो रिजेक्ट किया गया, फिर मैं मोटिवेशनल स्पीच में आ रिजेक्ट किया गया, फिर टीवी पे आ तो रिजेक्ट किया गया, फिल्म में भी तो मुझे रिजेक्शन मिला। तो मैं वही चीज फिर मुझे करने में आनंद आता है, मैं उस चीज में फिर बहुत नोटेबल काम करता हूँ जहाँ भी मुझे रिजेक्शन मिलता है, और मेहनत करता हूँ।
मेरे में कोई टैलेंट बिल्कुल नहीं है, मैं हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, तो हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर देता है, तो मैं उसी जी। कोशिश करता हूँ। आपने चैरिटेबल फाउंडेशन शुरू किया है, बच्चों की पढ़ाई में भी आप मदद करते हैं, और रेसलिंग अवार्ड्स की शुरुआत आपने की। तो वो मतलब आपकी जिंदगी में ऐसा क्या मंजर था जिसने आपको ये सब शुरू करने के लिए प्रेरित किया? क्या था कि मैं बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ। मुझे आज भी याद है कि पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। एक ज्वाइंट फैमिली में फ्रूट तब मिलता था जब घर में कोई मेहमान आ जाए जी। या कुछ हो जाए। मेरी माँ एक रोटी, अपनी रोटी मेरे लिए बचा के रखती थी कि मैं एक रोटी एक्स्ट्रा खा लूं तो थोड़ा सा और मैं हेल्दी हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं। तो साल में एक बार एक जोड़ी जूते मिलते थे, जब अनाज फसल निकलती थी तब। वो सफेद सफेद खाकी जूते नहीं आते थे, पीटी शूज पहले, हाँ जी। वो। तो वो आपने शायद नहीं देखे होंगे आप सबने। तो एक एक खाकी तो पजामा होता था, एक सफेद कुर्ता होता था, हमारे स्कूल की ड्रेस होती थी। मैंने बहुत चीजें देखी, फिर मैंने सोचा कि भी कभी मुझे मालिक ऊपर वाला परमात्मा कभी सक्षम बनाएगा तो मैं भी जरिया बनूंगा, करने वाला तो वही है। तो एक बार मैं किसी गांव में गया हुआ था, मई जून के महीने, मैंने एक बच्ची को नंगे पैर पैदल जाते हुए देखा। बहुत गर्मी उधर मई जून के महीने नॉर्थ में। तो फिर मैंने कहा यार ऐसी क्यों जा रही है? बोले इसके माता पिता उतने सक्षम नहीं है या बीमार हैं या समथिंग कुछ उसने बोला। तो मैंने ऐसे एक बच्ची से स्टार्ट किया था। अब 175 बच्चों की फैमिली हो गई जिनका एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का, इन सब का मैं खाली चिट्ठी इधर से उधर करता हूँ, परमात्मा सब कुछ करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ। जिसको देना होता है भाई आप डायरेक्ट उधर दे दो, नहीं तो मैं अपना 1 रुपया कमाता हूँ, उसमें से 10 पैसे उसमें डाल देता हूँ। सर मेरा अगला जी सवाल आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। जैसे अभी जो जी आपके और पायल वादिया मतलब आपकी वाइफ से रिलेटेड, मतलब आपके रिश्ते पर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि आप लोगों का तलाक होने वाला है, ऐसा ऐसी बातें होने लगी थी। तो इन अफवाहों का असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, आपके परिवार पर इसका क्या असर पड़ा, मतलब इन सब चीजों को आपने कैसे हैंडल किया? जब मैं मुंबई आया था तो कोई पहली बार कमेंट्स भी करता था ना तो मुझे नींद नहीं आती थी। आज से 12, 14, 15 साल पहले, 12, 13 साल पहले। अब चमड़ी मोटी हो गई है, मुझे पता है कि भाई कोई कुछ भी करेगा। जो फाउंडेशन है इसमें 2 डायरेक्टर थे, एक पायल जी और एक मैं। उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, वो बहुत पर्टिकुलर जाते हैं। जैसे मान लो कोई इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या भाई जो यूरोप में ऐसे काम करते हैं, हम तो इंडिया में थोड़ा सा मतलब बहुत वैसे काम करते हैं। मैं तो बहुत, मुझे पता है कुछ गलत भी कर रहा होगा ना कि भाई ये बेवकूफ बना रहा है या बेवकूफ बना रही है, तो मैं हंसता रहता हूँ। मैं सोचा चलो यार वो तो खुश है, कोई बात नहीं, बनाने दो। तो आई वर्क लाइक दैट। तो उसने कहा कि भाई ये तो काम करने का असली तरीका है नहीं, तो मैं से काम नहीं कर सकती। मैंने अपने स्टार्टअप के में फोकस करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप अपने उससे बोले रिजाइन करना, तो मैंने रिजाइन कर सकते हो भैया, तो अच्छी बात है, जो आपका फैसला है वो सही बात है। तो उसे रिजाइन किया और उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे से, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन मैं देख रहा हूँ रात को और सुबह उठ के, तो भैया घर वाले या रिश्तेदार वो थोड़े मैसेज करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि भाई मीडिया कैसे चलता है। मेरी पीआर साहब, उन्होंने मुझे रात को बताया, तो सुबह मैं वर्कआउट करके फिर मैंने एक मैसेज दिया, मतलब वो ट्वीट किया, एक फोटो डाला इंस्टाग्राम पे। तो फिर जाके वो सारी चीजें थोड़ी सी देखो जी क्या है कि मेरी जिंदगी में शादी करना, डिवोर्स करना, डेटिंग ईच अदर, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, 6 पैक, 0 साइज, आई डोंट बिलीव इन दीज टाइप एक्टिविटीज। मैं कुछ लेगेसी के लिए आया हूँ, कोई लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में ये नहीं है कि भाई प्यार मोहब्बत करो, डिवोर्स करो, शादी करो, ये करो वो करो, समझ रहे हो ना जी? डिवोर्स करना तो आप 1 मिनट में कर लो। देखो सही ताकत निभाने में है, छोड़ के जाने में नहीं है। हाँ जी। आप सबकी एज के बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर हैं, कि भाई पेशेंस तो रखना पड़ेगा रिश्ते में। जिसमें संयम है उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। और याद रखना कि जो जेन्युइन कपल होगा ना, वो प्यार व्यार से नहीं रहेंगे इतने। मैंने एक डांस का शो किया था, वो नाम नहीं लूंगा उन कपल का, 2-3 कपल थे, वो पूरे दिन हाथ पैर चाटते रहते थे एक दूसरे के। मैंने कहा तुम्हें नहाने की जरूरत भी नहीं है। तो शो खत्म हुआ और वो सब अलग हो गए जी। जो बहुत अच्छी फोटो डालते हैं, सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, उनकी लाइफ में इतना अच्छा नहीं चल रहा होता जी। तो पायल जी का एडवांस और वीडियो बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। कई बार कुछ जो चीजें रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी है वो डाल देते। मैंने कहा चलो भैया इसको इनमें आनंद आता है तो इनको आनंद आने दो, क्या फर्क पड़ना है। उनके साथ में क्यों हूं कि मेरे सब दोस्त हैं, मेरा किसी से वो नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं।
मगर उनकी जिंदगी में मैं ही उनका अकेला दोस्त हूँ, जिनकी उनकी दुनिया मेरे से स्टार्ट होती है, मेरे पे खत्म होती है। तो वो मेरे से झगड़ेंगे, मेरे से लड़ेंगे, मेरे वीडियो बनाएंगे, मेरे बारे में बोलेंगे, और दूसरा तो कोई है नहीं। तो मैंने कहा चलो यार, चलता रहे, क्या फर्क पड़ना है। सर, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का पर्सनल लाइफ पर भी कोई इम्पैक्ट होता है? जी, सोशल मीडिया मेरे हिसाब से अगर बंद हो जाए तो इंसानों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्योंकि पहले में लगा था सोशल मीडिया आ गया, ये जिंदगी में बहुत फायदा देगा, फायदेमंद रहेगा। हाँ जी। मगर अब पता चला है कि भाई ये हमारी जिंदगी में एड ऑन कुछ नहीं कर रहा है, ये ले रहा है, क्योंकि हमारा टाइम ले रहा है, हमारा जो क्वालिटी। आप किसी घर में चले जाओ, सब अपने अपने, पहले क्या होता था, हम सब साथ बैठे खाना खाते थे, साथ रहते थे। अब सब उल्लू की तरह अपने मोबाइल में लगे रहेंगे। घर में 5 सदस्य हैं तो 5 ऐसे ही रहेंगे, किसी किसी हाय हेलो नमस्ते दुआ सलाम कुछ नहीं। सोशल मीडिया ने हमको परिवार से अलग कर दिया है, समाज से अलग कर दिया है। इवन अब स्थिति यह आ रही है कि भाई धीरे धीरे सेम चलता रहा तो फिर इंसान की इंसानियत खत्म ही हो जाएगी। तो इसका बैड उपयोग ज्यादा हो रहा है सदुपयोग होने के मुकाबले। जो न्यूज सही काम की होगी ना, वो न्यूज कहीं नहीं जाएगी, और जो फालतू की अफवाह होगी ना, वो मतलब ऐसी जगह चली जाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। मुझे यूएस से, कनाडा से मैसेज आ रहे थे मेरे दोस्तों के, बताओ। अच्छा, जैसे आपके और पायल रोहतगी मैम के बेबी प्लानिंग की भी खबरें आई थी कि आप सरोगेसी से आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखो, एक औरत के पास एक कमी होती है जो इंसान के मुकाबले, वो माँ एक लिमिटेड टाइम तक बन सकती है। तो इसलिए आप सबसे भी कह रहा हूँ, जो यंगस्टर अपने एग फ्रीज करवा लो, ताकि तब भी आपको मदर बनना है, बाकी चीज करनी है, वो कर सकते हो। हमें पता था नहीं, तो उनकी एग क्वालिटी थोड़ी वीक है। तो अब डॉक्टरी में आई रिस्पेक्ट डॉक्टर, मगर डॉक्टरी में 90% मैंने देखा सब स्कैम ही वाले हैं। कोई पैसे कुछ बोल रहे हैं, किसी का प्रोसेस कुछ है। हमने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, सही डॉक्टर फाइंड आउट करने में लगा हुआ हूं मैं कि भाई सही डॉक्टर मिले तो सरोगेसी के हिसाब से जाए, क्योंकि किसी ने मिसयूज किया इस लॉ का, तो लॉ बहुत चेंज हो गया अभी सरोगेसी का। मगर हम जेन्युइन केस हैं, एज के हिसाब से भी, लॉ के हिसाब से भी, हर चीज के हिसाब से। तो वी आर फाइंडिंग जस्ट ए गुड डॉक्टर। हर प्रोफेशन में, इंडिया में, भारत में हर शाख पे उल्लू बैठा। मैं क्या बताऊं, अब मैं कईयों से मिला हूं जो सही नहीं थे, नाम तो लेना नहीं चाहिए जी। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप जैसे बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं, बिग बॉस 7 का, और आज के टाइम में उस शो को स्क्रिप्टेड कहा जाता है, तो आज के टाइम के शो के हिसाब से आपके टाइम का शो किस तरीके से अलग था? क्या उस टाइम भी उसे स्क्रिप्टेड माना जाता था, या था वो स्क्रिप्टेड, ऐसा कुछ था? देखिए, जब मैं बिग बॉस में गया, क्योंकि एंडमोल बिग बॉस करता था, और एंडमोल मुझे अखाड़े से लेके आया, तो मैंने घर खरीदा था। तो ये बोले कि इतनी आपको एमजी दे देंगे, मतलब मिनिमम गारंटी कि आप जाओगे तो आप बिग बॉस में चले जाओगे। मैंने कहा पहले शो नहीं देखा और बाद में नहीं देखा, इवन अपना भी नहीं देखा आज तक। तो वो शो तो अच्छा है, शो खराब नहीं है, मगर जो पहले कंटेस्टेंट आते थे वो सब सेलिब्रिटीज आते थे, अच्छी बड़ी फैमिली से भी आते थे, कुछ कंट्रोवर्शियल भी आते थे, मगर सेलिब्रिटीज होते थे। मगर आजकल सोशल मीडिया वाले बच्चे वो फेम पाने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, जो एक बात गलत है। और फिर वो बाद में कहते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं थी, ये गलत था। शो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं रहा है। विनर वोटिंग हो सकता है कि चैनल के हाथ में हो या बाकी किसी चीज के हाथ में, वो जाने। बाकी जो अंदर का कंटेंट है वो हमेशा फेयर रहा है। हो सकता है कि विनर वोटिंग चैनल अपने हिसाब से करता हो, भाई जो उसका आर्टिस्ट है, जो उसको चाहिए, जो करना है, शायद वो कर सकता है, उसका मुझे कुछ नहीं पता। मगर अंदर शो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो टास्क दिए जाते हैं। पहले भी सेम था, मुझे लगता है अब भी सेम ही होगा। और बाकी मैंने इस बिग बॉस को बहुत कुछ दिया है। क्यों दिया है? मेरे जाने से पहले लोग ये सोचते थे कि भाई शो में वो इंसान आते जिनका करियर खत्म है या जो कंट्रोवर्शियल है। मैं बहुत क्लीन गया था, क्लीन आया। और फिर मैंने एक बिग ब्रदर का रिकॉर्ड बनाया उधर, 43 आवर या 42 आवर समथिंग, और 16 मिनट उस एक बॉक्स में बैठा रहा था मैं, 3 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा, मैं और काम्या। तो हमने एक रिकॉर्ड बना वर्ल्ड का, मतलब बिग ब्रदर का। तो ढेर सारी चीजें दी हैं, मगर उस शो ने मुझे बहुत फायदा दिया है कि भाई वो शो आपको घर घर तक पहुंचा देता। मैंने बहुत शो किए, तकरीबन सारे रियलिटी शोज किए, डांस का, सर्वाइवर, IRT, वेलकम, ढेर सारे किए। बिग बॉस का एक अलग था, क्योंकि उसका होस्ट जैसे जो सलमान जी हैं, मेरी नजर में जैसे सबसे बेस्ट होस्ट थे फारूक शेख साहब, उनका तो कोई मुकाबला था नहीं। उसके बाद 2 होस्ट बहुत कमाल के हैं, सलमान जी और अमिताभ बच्चन साहब।
तो सलमान जी उसको बहुत सही तरीके से उसको होस्ट करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको सारी चीजों को करते हैं। तो बाकी ये शो खराब नहीं है, मगर दिक्कत क्या है कि आजकल ये सोशल मीडिया लगाओ कुछ लगाओ, वो जो आजकल के नए बच्चे हैं वो उस पर बैठ के झगड़ते रहते हैं, जिनको आजकल छपरी बोलते हैं। हाँ जी। वो झगड़ते रहते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं, फिर वो करते रहते हैं। तो वो फिर वो यूथ के पहले आइडल होते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जी, ये सब होते थे। तो वो मैं कह रहा हूँ कि जो भी थोड़ा सा पब्लिक फिगर होता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो उस चीज का वो करे। थैंक यू सर, थैंक यू होते थे। ओके, थैंक यू। जी जी जी।